अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे बानी पीटीआई ने बताया दाएं आंख से 85% नजर नहीं आता। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर 7 सफाहात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की मुलाकात के दौरान बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। बानी की दाएं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% नजर आता है। बानी ने बताया 3 माह मुझे बीनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम ने इसको संजीदा नहीं लिया, इसलिए इसको एड्रेस करने की कोशिश की। 5 माह से बुकला से मुलाकात नहीं हुई है। बानी का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर मायूसी का भी इजहार किया गया। बताया गर्मियों में सिर्फ एक कोल्ड बॉक्स मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता है। गर्मियों में 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई से बच्चों की 16 फरवरी से पहले बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराती। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तिवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से मुलाकात की रिपोर्ट सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले बानी ने जेल में हिफाजती इक़दामात, खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई का मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सलमान सफदर की तारीफ। नाज़रीन, बांग्लादेश में आम इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। वोटों की गिनती का अमल अब जारी है। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद होगा। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही के अहल हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रही हैं। मजीद सूरत-ए-हाल जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे बिलाल गौरी से। जी बिलाल गौरी, बताइएगा क्या तफसीलात और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब गिनती का अमल जारी है। और यकीनन आप ये जानना चाह रहे होंगे कि नताइज कब आएंगे। तो गुज़श्ता रोज़ जब इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग थी और हमने जब इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से सवाल किया कि क्या प्रोसीजर है, तो हमें बताया गया कि रात गए अनऑफिशियल रिजल्ट तो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल रिजल्ट हैं उनमें उनके आने में कुछ वक्त लगेगा। और बताया गया कि सुबह तक जो है वो नताइज का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो इब्तदाई नताइज हैं वो चूँकि बहुत कम जो हल्के हैं, बहुत कम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज सामने आए हैं, लिहाजा अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि किस पार्टी को सबकत हासिल है। क्या धारी पल्ला की फतह होगी, यानी तराजू जो जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान है, या फिर धाने शिश यानी चावल का खोशा जो बीएनपी का इंतखाबी निशान है वो मैदान मारने में कामयाब होगा। इसके लिए कुछ देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता मैं आपके साथ ये मालूमात और ये मुशाहिदात शेयर कर सकता हूँ कि यहाँ पे सूरत हाल कैसी रही। आज दिन भर ढाका शहर के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ का हमने दौरा किया, वहाँ लोगों से मिले, वोटर्स से बात की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनसे जो है वो हमारी गुफ्तगू रही। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि सुबह जब पोलिंग
کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز کے باہر موجود تھی. اس میں بزرگ بھی تھے, اس میں خواتین بھی تھیں, اس میں ینگسٹرز بھی تھے, اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کا رول بڑا اہم رہا, کیونکہ یہاں پہ جو 12 کروڑ رجسٹر ووٹرز ہیں اس میں سے 50 لاکھ وہ نوجوان ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ جنہوں نے آج ووٹ کاسٹ کیا, تو ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہا. اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جولائی اپرائزنگ کے ذریعے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش چھوڑنے پہ مجبور کیا. اس کے بعد انہوں نے نیشنل سٹیزن پارٹی یعنی NCP بنائی, اور گزشتہ برس دسمبر میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا الحاق ہوا, اور 30 نشستوں پر انہوں نے اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں. بنگلہ دیش شہر میں بھی ان کے جو ہے وہ کئی امیدوار ہیں. اور نوجوانوں سے بالخصوص جب ہماری بات ہوئی کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں, تو نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ بھی یقیناً اہم ہے کہ کون جیتتا ہے, کس حلقے سے کس کو کامیابی ملتی ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو زیادہ کنسرن ہے, ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ ریفرینڈم کی طرف ہے, کیونکہ الیکشن کے ساتھ ساتھ آج ریفرینڈم کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے, اور ہاں یا نہ کسی ایک آپشن کا انتخاب لوگوں نے کرنا تھا. اور ہاں کا مطلب ہے کہ آپ نیا بنگلہ دیش چاہتے ہیں, آپ آزادی چاہتے ہیں, جبکہ نہ کا مطلب کہ آپ سٹیٹس کو کے حامی ہیں, آپ پرانے بنگلہ دیش میں رہنا چاہتے ہیں, آپ غلامی کے خواہاں ہیں. اور غلامی سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ 15 برس کے دوران جو شیخ حسینہ واجد کا دور تھا اس میں بھارت کی بڑی مداخلت رہی بنگلہ دیش میں, جس پہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ نالاں دکھائی دیتے ہیں, شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. بالخصوص جنوری میں شیخ حسینہ واجد کی طرف سے جو اس کی جو پہلی پبلک انٹرنس ہے اس کے بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد بھارت میں جب وہ پہلی بار منظر عام پہ آئیں تو یہاں کے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل بھارت کی طرف سے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اور شیخ حسینہ واجد کی جو عوامی لیگ ہے وہ انتخابی عمل سے آؤٹ ہے, اس پہ پابندی لگ چکی ہے. تو ایک تاثر یہ تھا کہ چونکہ شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ میدان میں موجود نہیں ہے اور ان کی سپورٹ بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے, تو لہٰذا ٹرن آؤٹ بہت کم رہے گا, لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے, ان کا جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی تھا. دن بھر جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ بغیر کسی تعطل کے جاری رہا. کچھ چھوٹے موٹے اکا دکا واقعات تو کہیں لڑائی جھگڑے کے ہوئے, کچھ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے کہ یہ کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے یا پولنگ سٹیشنز تک ہمیں رسائی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اس طرح کے الزامات تو لگتے رہے. یہ الزامات بھی لگتے رہے کہ پیسوں سے, نوٹوں سے ووٹ خریدنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تاہم مجموعی طور پہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ پرامن رہا, اور کہیں سے ابھی تک کوئی بڑے ہنگامے کی رپورٹ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اور آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. بلال غوری, ٹی وی ٹوڈے, ڈھاکہ. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں گے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے 17 سال بعد انتخابات میں حصہ لیا. میرے جماعت اسلامی شفیق الرحمان ملکی نظام کی تبدیلی کے خواہاں ہیں. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے منشور میں جمہوری حکمرانی اولین ترجیح قرار دی گئی ہے, جبکہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ بھی ان کے ٹاپ ایجنڈوں کا حصہ ہے. بنگلہ دیش کی مذہبی جماعت نے اقتدار میں آ کر ملک میں سیاسی و معاشی اصلاحات کا عزم کیا ہے. تعلیم و صحت کے منصوبے, میرٹ پر روزگار کی فراہمی, فلاحی نظام, صنعتی اور زرعی ترقی, قومی اتحاد کی تشکیل کا بھی وعدہ کیا گیا ہے. آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے, خواتین اور بچوں کا تحفظ بھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے منشور کا حصہ ہے, جبکہ کمزور طبقے سمیت تمام شہریوں کے حقوق اور آزاد عدلیہ بھی ایجنڈے میں شامل ہیں.
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का जालिमाना दौर, पाकिस्तान दुश्मनी में अपने ही लोगों पर मुजालिम ढाए गए। BNP रहनुमा खालिदा ज़िया को जेल में डाला गया। जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाई गई। कई रहनुमाओं को बेगुनाह सजाए मौत दी गई है। जून 2024 में कोटा पॉलिसी के खिलाफ तुलबा तहरीक का आगाज हुआ, जिसने शेख हसीना वाजिद की तारीख दौर का खात्मा किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सियासी जमातों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, पाकिस्तान मुखालफत में अपने ही शहरियों को निशाना बनाया। हसीना वाजिद की हुक्मरानी बांग्लादेश की तारीख का स्याह दौर था। हसीना वाजिद ने बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और BNP रहनुमा खालिदा ज़िया को जेल में डाला। उन्होंने जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई। कई रहनुमाओं को बेगुनाह फांसी पर लटकाया, जबकि कई को पाबंदे सलासिल रखा गया। हसीना वाजिद 1.5 अशरे से जायद बांग्लादेश में बरसरे इक्तदार रही। 2009 से 2024 तक हर बार धांधली कराकर इंतखाबात में कामयाब होती रही। फिर जून 2024 में हवा ने रुख बदला। नौकरियों में कोटे के खिलाफ बांग्लादेश के तलबा की तहरीक शुरू हुई। हुकूमत की सख्ती पर अवामी ताकत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। जुलाई 2024 में अहम तलबा रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया। 4 अगस्त 2024 को ढाका और दीगर शहरों में शदीद क्रैकडाउन और बड़े पैमाने पर कत्ले आम हुआ। 1400 से जायद बेगुनाह मारे गए। हसीना वाजिद को 17 नवंबर 2025 में बांग्लादेश की खुसूसी अदालत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में इंसानियत के खिलाफ जराइम की पादाश में सजाए मौत सुनाई गई। तहम वो भारत फरार होने में कामयाब हो गयीं और अब वही मुकीम हैं। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार उनकी जमात के बगैर इंतखाबात हो रहे हैं। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्ज़ामात। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक BNP ने जमात इस्लामी और कारकुनान के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवा दी। BNP ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने पर, जाली वोट डालने और वोटर्स को धमकियां देने के इल्ज़ामात लगाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के इत्तेहादी नेशनल सिटीजन पार्टी ने भी BNP पर पोलिंग स्टेशन में खौफ हरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद आज होने वाले इंतखाबात की निगरानी 55,000 से जायद मुबस्सरीन कर रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करीबन 55,454 मुबस्सरीन 81 मुकामी तंजीमों की जानिब से इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की मुबस्सरीन की तादाद 394 है। बताया गया है कि इंतखाबात और रिफरेंडम के मुशाहिदे के लिए करीबन 200 गैर मुल्की सहाफ़ी भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन में से 80 मुख्तलिफ आलमी तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि बाकी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें आज़ाद यूरोपीय मुबस्सरीन भी शामिल हैं। अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमें जिन्होंने मुबस्सरीन भेजे हैं उनमें एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस, दौलत मुश्तरका सेक्रेटेरिएट, अमेरिका में कायम इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट शामिल हैं। दीगर तंजीमों में इस्लामी ताउन तंजीम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज और यूरोपीय एक्सटर्नल इलेक्शन सर्विस शामिल हैं। मुबस्सरीन 21 ममालिक में से आए हैं, जिनमें से पाकिस्तान 8, भूटान 2, श्रीलंका 11, नेपाल 1, इंडोनेशिया 3, फिलिपाइन 2, मलेशिया 6, उर्दन 2, तुर्की 13, ईरान 3, जॉर्जिया 2, रूस 2, चीन 3, जापान 4, जनूबी कोरिया 2, किर्गिस्तान 2, उज़्बेकिस्तान 2, जनूबी अफ्रीका 2 और नाइजीरिया 4 शामिल हैं। नाज़रीन, किसी को आवाम की इज्जत से खेलने नहीं दूंगी। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट न देना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियां वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। रोजगार के लिए किसानों में 5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे। ज़रई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे।
दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम 2026 से खिताब करते हुए कहा है कि महफूज रिहाइश सिर्फ छत फ्राहम करना का नाम नहीं बल्कि ये बच्चों और खवातीन के वकार, मौाक़े और माशरती इस्तेहकाम की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और मुख्तलिफ समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि महफूज रिहाइश के फ़वाइद बिलखसूस खवातीन और बच्चों तक पहुँचाए जाएँ ताकि वो बावकार और महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। खातून अव्वल ने सिंध की मिसाल देते हुए बताया कि 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड फैसिलिटीज प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा माहौलियाती तौर पर मजबूत हाउसिंग मंसूबा है और जिससे 15 मिलियन से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत मकानात और ज़मीन खवातीन के नाम मुंतकिल की जा रही है, जिससे उनके वकार, तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत को फ़रोग़ मिल रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पायदार बस्तियाँ कायम करने के लिए समाजी हम आहंगी और मजबूत कम्युनिटीज़ की तश्कील पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे और मुकामी कम्युनिटीज़ के दरमियान मौसर ताउन नागुज़ीर है। नाज़रीन, हुकूमत ने सोलर सार्फिन पर नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग का जालिमाना निज़ाम मुसल्लत कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती मोहम्मद जावेद कसूरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा कि जालिमाना निज़ाम के तहत आवाम से सस्ती बिजली खरीद कर महंगे दामों फरोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत 40 से 50 रुपए फी यूनिट बिजली बेचेगी, जबकि सार्फिन से सिर्फ 11 रुपए में खरीदेगी, जो खुली नाइंसाफ़ी है। लाखों शहरियों ने हुकूमती तरगीब पर अपनी जमा पूंजी लगाकर सोलर सिस्टम नस्ब किए, मगर अब पॉलिसी तब्दील करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कसूरी ने इल्जाम लगाया कि ये इकदाम IPPs को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि नेट मीटरिंग फौरी बहाली की जाए, जबकि तवानाई पॉलिसी अवाम दोस्त बनाई जाए। बसूरत दीगर जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे 8वां पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट AG पंजाब ने 25 रन से जीत लिया है। 8वीं ऑडिट एंड अकाउंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड बाग़े जिना में AG पंजाब और DG अकाउंट्स एंड वर्क्स के दरमियान खेला गया। मैच में DG अकाउंट्स और एंड वर्क्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 30 ओवर में 257 रन स्कोर किए, जबकि जवाब में DG अकाउंट्स एंड वर्क्स 232 रन ही बना सकी। इसी तरह 8वां पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स क्रिकेट टूर्नामेंट AG पंजाब ने 25 रन से जीत लिया। मैच के बाद इनामात की तकसीम के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें अकाउंटेंट जनरल पंजाब नुमाना गिल और दीगर अफसरान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इनामात तकसीम भी किए गए। AG पंजाब 5वीं बार चैंपियन बनी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।